अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 101 का वीक नंबर 12 शेयर करने वाला हूं, जो कि 163 मॉड्यूल से लेके 181 मॉड्यूल तक है। यानी आपका टॉपिक 163 से 181 तक जो आपके LMS पर है। ठीक है, इससे पहले जितने हैं वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल होगा का। यहाँ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो फिर आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। अगर वहाँ भी ना मिले तो आप चैनल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। इसके बाकी जो है वीक 12 तक अवेलेबल, वीक 11 तक पहले जो है वो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया गया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि वीक नंबर 12 जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें क्या है। उसमें अब वही सेक्शन डेटाबेस सिस्टम वाला सेक्शन चल रहा है जो प्रीवियस में चल रहा था। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम। A sequential file system that is accessed in serial manner from its beginning to its end as through information in the file were arranged in one long row। अब इसमें ये क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, कहता है कि जो सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम है उसमें सीरियल मैनर में कोई सीरियल उसको असाइन हुआ होता है, की असाइन हुई होती है उस मैनर के अंदर। कुछ असाइन नहीं हुआ होगा की वगैरह, बस वो एक सीरियल मैनर के अंदर डाटा जो है ना, फ्रॉम वन पॉइंट स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक डाटा जो है स्टोर हुआ होगा। उसमें वीडियो फाइल्स आ सकती हैं, फाइल कंटेनिंग प्रोग्राम आ सकते हैं, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट आ सकती है, सारा कुछ आ सकता है। फाइल कंसिस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ईच कंटेनिंग 31 करेक्टर। हर इसके अंदर हर फाइल के अंदर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर 31 करेक्टर आ सकते हैं। ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 25 करेक्टर फील्ड containing an employee name followed by a 6 character field containing an employee identification number। अब उसके अंदर उसका नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही जगह एम्प्लॉय का। और ये डाटा बेस की एग्जांपल दी हुई है कि अगर इस सिक्वेंशियल फाइल का तौर पे उसका डाटा फाइल स्टोर की हो, उसको ये सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है ना नोटपैड की, उसके बिहाइंड में ये सारा कुछ होता है। स्पेस भी मेमोरी में स्टोर की जाती है, जितनी स्पेस होगी वो स्टोर की जाती है। और फिर एम्प्लॉय की ये एग्जांपल दी है कि वह दो एम्प्लॉय की आईडी हो या एम्प्लॉय का लॉजिकल रिकॉर्ड हो, वो नाम होगा, एड्रेस होगा, तो वह 31 करेक्टर की फील्ड में डिवाइड हुआ स्टोर हुआ होता है। हर फाइल 31 करेक्टर के ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है। उसके अंदर जितना भी डाटा हो हर ब्लॉक में 31 करेक्टर का डाटा स्टोर होगा। ये सिंपल एक इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ फाइल। अब फाइल ख़त्म कहाँ हो रही है नोटपैड की, उसको डिफाइन करने के लिए सिक्वेंशियल फाइल में एंड ऑफ फाइल टेक्निक यूज़ होती है। वे ऑफ आइडेंटिफाइंग के कहाँ पर फाइल एंड हो रही है। वन प्लेस इज स्पेशल रिकॉर्ड कॉल सेंटिनल एट द एंड ऑफ फाइल। Another use information operating system directory system to identify the file। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, डायरेक्टरी सिस्टम के अंदर उस फाइल के साथ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि फाइल एंड कहाँ हो रही है, कितनी लाइनें हैं इसके अंदर, क्या डिटेल है, सारी उसके अंदर लिखी होती है। यह सेंटिनल बनाया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये जो फाइल है ये यहाँ पर एंड हो रही है। सिंपल ये चीज़ है सिक्वेंशियल फाइल का कॉन्सेप्ट। बाकी एग्जांपल्स हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं कि कैसे वो मैच स्टोरेज में। ये एक लाइन पढ़ लें, द डाटा इन सिक्वेंशियल फाइल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मैच स्टोरेज in a such a way that the sequential nature of file is preserved। if the mass storage itself sequential, अगर वो itself sequential होगी, जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरटेकिंग, यानी जो आपका सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम है वो आपकी हार्ड डिस्क पे जो आपका डाटा स्टोर हुआ था वो सिक्वेंशियली स्टोर हुआ होता है आपकी यहाँ CD ड्राइव पे सिक्वेंशियली हुआ था। उसके बाद एक इंडेक्स फाइल सिस्टम है। इंडेक्स फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप ले लें। एन इंडेक्स फॉर अ फाइल contain a list of keys stored in the file along with the entries in indicating where the record containing each key is stored। अब हर रिकॉर्ड के लिए एक की होती है इंडेक्स, उसका इंडेक्स ही बेसिकली की है। अब वो मेन मेमोरी में पड़ा होता है, मेन मेमोरी के अंदर वो लोड कर दिया जाता है कि फ़लाँ इंडेक्स फाइल का ये इंडेक्स है, फाइल का ये इंडेक्स है। तो सिंपल वो मैच स्टोरेज के अंदर इंडेक्स भी मैच स्टोरेज में पड़ा हुआ है, इंडेक्स फाइल भी। जब आपने उसे रन करना है, इंडेक्स इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी व्हेन द
इंडेक्स फाइल इज ओपन, वो मेन मेमोरी में चला जाता है। इंडेक्स स्टोरेज एंड मैच स्टोरेज एज अ सेपरेट फाइल, एक सेपरेट फाइल के अंदर इंडेक्स सारे स्टोर किए होते हैं, और जैसे ही आप कोई फाइल एक्सेस करते हो तो उसका इंडेक्स जो मेन मेमोरी में मूव कर जाता है, और जब वो आप उसे क्लोज करते हो तो वापस वो इंडेक्स मैच स्टोरेज में, अगर उसे अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, मॉडिफिकेशन हुई है, उस हिसाब से वो इंडेक्स, अगर उसका चेंज होना है, इंडेक्स चेंज तो नहीं होता, उसको जो असाइन हुआ होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे आप बुक के अंदर, आप बुक का शुरू में इंडेक्स नहीं होता कि फ़लाँ पेज नंबर पे फ़लाँ टॉपिक है, इसी तरह सिमिलरली वे इंडेक्स फाइल सिस्टम के अंदर हर टॉपिक का या हर फाइल का एग्जांपल लें, हर फाइल का अपना एक इंडेक्स क्रिएट हुआ होगा। अब हैश फाइल एक और टेक्निक है। हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट प्रोवाइड ए सिमिलर एक्सेस विदाउट सच की ओवरहेड। ठीक है, इसके अंदर होता ये है कि बकेट्स बनी होती हैं। The data store space is divided into several sections called a bucket, each of it capable of holding a several records. हर bucket several record hold करती है। This conversion from key value to bucket value, key value से bucket value में convert करने के लिए हैश फंक्शन यूज़ होता है। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ले, मैं आगे आपको समझाता हूँ। हैश फाइल, जब वैन हैशिंग इज अप्लाइड टू स्टोरेज स्ट्रक्चर इन मैश में, हार्ड डिस्क में मैश स्टोरेज के अंदर होगी तो उसे हैश फाइल कहेंगे। जब स्टोरेज स्ट्रक्चर विद इन मेन मेमोरी होगी तो उसे हैश टेबल कहा जाएगा। बस ये इतनी सी एग्जांपल को आप समझिए, अब मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है। हैश टेबल के अंदर आपके पास सबसे पहले की वैल्यू होती है, की वैल्यू फील्ड होगी, उसकी आज की रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर ही पड़ी होगी। इक्विवेलेंट बेस 10 जो है वो भी उसकी न्यूमेरिक में जो कन्वर्ट होता है वो ही पड़ी होगी। रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय 3, डिवीजन बाय 41। अब ये 41 से डिवीजन क्यों ली जा रही है कि 41 buckets, thus we can use the remainder of division process to identify one of the 41 buckets। टोटल 41 बकेट्स हैं, उसमें नंबर 3 है, यानी आपका सारा जो काम होता है इसके अंदर की वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो हम डिवाइडेड बाय 41 पे डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू बचती है वो एक बकेट खिलाती है, उसके अंदर डाटा पड़ा होता है, उससे सिमिलर, उससे मिलता जुलता डाटा। एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लस्टरिंग है। इफ ये क्लस्टरिंग क्या होता है, सिंगल रिकॉर्ड को तोड़ के मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी सिंगल बकेट को तोड़ के मल्टीपल बकेट्स बनाई जाती हैं, उसको क्लस्टरिंग कहा जाता है। क्लस्टर बेसिकली यही होता है कि छोटे छोटे क्लस्टर, चंक ऑफ क्लस्टर बना दिए जाते हैं बड़े लार्ज डाटा सेट से। इसकी एक एग्जांपल यहाँ नीचे पढ़ें। व्हेन डिवाइडेड बाय 41 द की फील्ड वैल्यू ऑफ 14, 55 एंड 96 each produce a remainder of 14, thus these records are stored in the bucket 14। वो जितने भी डिवाइड हुए, 41 को डिवाइड किया हमने, 55 को, 14 को, 55 को, 96 तीनों को डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 14। तो ये सारी इकट्ठी एक जगह स्टोर होंगी। जब रिमाइंडर 13 आ रहा होगा, जिसका रिमाइंडर 13 आ रहा होगा 41 से डिवाइड करने में, उस चीज़ को हम, उसकी की वैल्यू को हम वहाँ पर, ये इस वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, ये जो वैल्यू है ना इसकी इक्वलेंट बेस 10, जो की वैल्यू बेसिकली की वैल्यू है मेमोरी की, उसको हमने आस्की में कन्वर्ट किया, उसको आस्की में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेस 10 किया और उसको 41 पे डिवाइड किया। जो एंड पे रिमाइंडर बचा वो जिसका रिमाइंडर सेम आएगा उसको उसके मेमोरी सेल के अंदर उसके साथ स्टोर किया जाएगा उसके अंदर। थोड़ा सा अनयूजल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हट के हैं चीज़ें कि जो इंडेक्स वाला था या सिक्वेंशियल फाइल था उससे ये थोड़ा सा स्लो है। ये हर चीज़ पे हर जगह कैलकुलेशन करेगा, फिर आपको एक फ़ाइनल रिज़ल्ट देगा कि यहाँ ये मेमोरी में स्टोर है। थोड़ा सा मेमोरी से फेच करके लाना भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, हैशिंग। लेकिन ये मेन मेमोरी में ज़्यादातर हैशिंग टेक्निक ही यूज़ हो रही होती है, मेन मेमोरी के अंदर जो आपकी रैम है। अच्छा, उसके बाद डाटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। डाटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट बता दूं कि लार्ज डाटा सेट, बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा बेस जो है ना, वो डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसका डाटा वेयर हाउस बना दिया जाता है, उसके अंदर डाटा बेस रखा जाता है। जहाँ पर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जैसे फेसबुक है, गूगल है, इन्होंने सब ने अपने डाटा वेयर हाउस रखे हैं जहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर के डाटा सर्वर पड़े हुए हैं,
मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़े हुए हैं, सुपर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, जहाँ डाटा बिलियंस ऑफ जीबीज के अंदर डाटा है, ठीक है। गूगल का रिकॉर्ड हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, बड़ी कंपनी जो है डाटा वेयर है उसके अंदर रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है। अब डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट ये है कि माइनिंग आप जानते हो कि कहीं से कोई खुदाई करके कोई चीज़ निकालना। माइनिंग करना ये होता है कि आपने किसी कार के अंदर, कान के अंदर खुदाई की, यहाँ से सोना निकला है, कुछ निकला है। अब डाटा माइनिंग टेक्निक जो है वो टेक्निक बेसिकली यही होती है कि आपने उस डाटे में से, लार्ज डाटा सेट में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, निकालनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन, सारी नहीं, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, हम उसको आगे देखते हैं कि क्लास टू कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा माइनिंग आर क्लास डिस्क्रिप्शन। Class description deal with identifying the property that characterize a given group of data item। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि गिवन ग्रुप, यानी जो ग्रुप ऑफ डाटा आइटम हमने उसमें से निकालना है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लास डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह के होंगे डाटा सेट। फिर क्लास डिस्क्रिमिनेशन डील विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी दैट डिवाइड टू ग्रुप्स। क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन आप क्लास डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हो कि डिस्क्रिमिनेट करना, दो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना, डिवाइड करना, कि लाइक कोई गोरा है, कोई काला है, हम करते हैं ना, ये वाइट है, ये ब्लैक है पर्सन, तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, हम उनको डिवाइड कर रहे होते हैं कि ये जी एशियन है, ये अमेरिकन है, ये वाइट कलर का है, और ये ब्लैक कलर का है, ये ब्राउन कलर का है। ये क्लास डिस्क्रिप्शन होती है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्लास डिस्क्रिप्शन होती है उनको बताया, उनके बारे में बताया जाए कि ये ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स, इस तरह के ग्रुप ऑफ डाटा आइटम, लाइक टीचर्स का है, लाइक स्टूडेंट का है, उसमें से फिर आगे डिस्क्रिमिनेट करना हो कि ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, और इनका ये डाटा है, इनका ये डाटा है। बड़े लार्ज डाटा सेट के अंदर से आपने जब करना हो तो उस वक्त ये टेक्निक यूज होती है। A cluster analysis, which seeks to discover the classes, not that they differ from the class description, which seeks to discover the property of member within the class that are identified. Cluster analysis tries to find the property of data item that lead to discovery of groupings. क्लस्टर एनालिसिस होता है कि जो आपने क्लस्टर छोटे छोटे बनाएंगे ना, क्लस्टर होता है कि बड़े लार्ज डाटा सेट को छोटा करना। हम क्लास डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही कर रहे थे, लेकिन इससे फ़र्क ये है कि ये करता है फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा आइटम दैट लीड टू डिस्कवरी ऑफ ग्रुपिंग। ये डाटा आइटम फाइंड करके ग्रुपिंग बनाता है, वो ग्रुपिंग बना के उनको डाटा आइटम्स को उसके अंदर डालता है। ये दो, ये फ़र्क है उसके अंदर क्लास डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्लास डिस्क्रिप्शन पहले ग्रुपिंग बनाएगा, उसके अंदर डाटा आइटम डालेगा। इसमें डाटा आइटम पहले निकालेंगे, फिर उसके अंदर से ग्रुपिंग बनेगी, कौन सा ग्रुप बनना चाहिए। अच्छा, एसोसिएशन एनालिसिस विच इन्वॉल्व लुकिंग फॉर अ लिंक बिटवीन द डाटा ग्रुप। एसोसिएशन एनालिसिस ये होता है कि वो लिंक, अगर किसी ग्रुप के अंदर आपस में कोई लिंक है आपस में, उस लिंक को आइडेंटिफाई करें, उस लिंक को एनालिसिस करके बताएगा। Outline analysis is another form of data mining tried to identify the data that do not compile with the norms. Outline analysis can be used to identify error in data collection. To identify the, ये बेसिकली आउटलाइन एनालिसिस होता है कि आपका जो डाटा आपने जो निकाला है उसमें कोई एरर तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई। आपने कहीं किसी की आइडेंटिफाई क्रेडिट कार्ड थेफ्ट बाय डिटेक्टिंग सडन डेविएशन फ्रॉम अ कस्टमर नॉर्मल परचेज पैटर्न। अब ये भी है, इसकी एक एग्जांपल यही है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड से आपकी कोई चीज़ परचेज हो गई, आपने की ही नहीं है, या अगर की है तो वो निकाल के साइड पे आपको मैसेज आता है ना कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है। तो अगर आपने कोई हट के ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो फ़ौरन आउटलाइन एनालिसिस ऑन हो जाएगा आपके डाटा प्रोसेस के, डाटा के ऊपर। ये भी डाटा माइनिंग की टेक्निक होती है, वो आपको फ़ौरन हाल्ट कर देगी प्रोसेस को कि भाई क्यों ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये आउटलाइन एनालिसिस होता है। फिर सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ओवर द टाइम। ये वही चीज़ है कि पैटर्न एनालिसिस के सिक्वेंशियली एक फ्लो में डाटा जो निकाला गया वो आगे पीछे तो नहीं, कहीं है तो नहीं, किसी और डाटा ग्रुप का डाटा आ गया, आपने एक ग्रुप बनाया था उसका डाटा निकल रहा है ना, उसी के लिए हम निकाल रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं निकाल लिया। सिक्वेंशियल एक
एक फ्लो में जैसे क्लाइमेट कंडीशन, एक दिन से अगले दिन का टेम्परेचर, उससे अगले दिन का टेम्परेचर, उससे अगले दिन का टेम्परेचर जो है वो ये सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस के थ्रू फाइंड किया जाता है। Data cube, data view from multiple perspective. The term cube is used to the image of multiple dimension. ये मैं आपको समझाता हूँ कि टर्म क्या है डाटा क्यूब, के एक ही डाटे को मल्टीपल डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाए। क्यूब आप समझते हैं ना, क्यूब क्या होता है, उसके 4 डायमेंशन हो, चारों तरफ से आप उसको देख सकते हो घुमा के। रोम्बिक क्यूब आपने देखा हो, उसको चारों तरफ से देखते हो, हर तरफ से उसको कलर नजर आते हैं। किसी भी चीज़ को आप देखो उसके जो स्क्वायर में होगी, क्यूब में होगी, वो आपको चारों साइड नज़र आएगी। तो डेटाबेस की बेसिकली मल्टीपल डायमेंशंस को, डिफरेंट डायमेंशन से जो डेटाबेस नज़र आए वो डाटा क्यूब्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी। अब ये बात है कि डेटाबेस सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी आ गई डेटाबेस की, वो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये चीज़ आपने कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं वैसे आपको बता देता हूँ ओवरऑल कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। वो आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दे रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम आपके पास आ गया, आपको बुक आसानी से कोई सर्च करनी हो तो आप आसानी से सर्च कर लेते हो। आपको कोई मूवी जो है वो सर्च करनी हो तो आप गूगल पर जाते हो, IMDb है जैसे, उस पर जाके सर्च करते हो, उसके डाटाबेस में ईच एंड एवरी फिल्म जो आज तक आई है वो पड़ी हुई है। ठीक है, वो आपको वहाँ से फ़ौरन मिल जाती है। कोई किताब या कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक सर्च करना हो गूगल पे, वो बेसिकली कहीं से फैच करके ही लाता है ना। तो डेटाबेस का एडवांटेज भी है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लाइक डाटा जो है वो लॉस्ट भी होता है। आपका जो इंटरनेट पर आप डाटा जो कहीं अपलोड करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं से फैच कर रहे हो, आपको रॉन्ग बेस इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। ये चीज़ के लिए कुछ लॉज हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, प्राइम एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स प्राइवेसी एक्ट ऑफ 19 हुज पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम अब्यूज यूज ऑफ गवर्नमेंट डाटाबेस। कोई बंदा गवर्नमेंट के डाटाबेस को अब्यूज यूज़ ना कर ले। जैसे आपका नादरा का रिकॉर्ड है, आपका नादरा का डाटाबेस पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, कोई नादरा का एम्प्लॉय या अदर पर्सन कोई उसे हैक करके, हैक करना तो एक अलग बात है, कोई अदर पर्सन नादरा का या नादरा को कोई पैसे दे के वो आपका डाटाबेस निकाल लेता है, रिकॉर्ड निकाल के आपको कोई हरास करने की कोशिश करता है या कुछ करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक डाटाबेस का ड्रॉप है। यहाँ आप यूनिवर्सिटी, विजन यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, आपको आपका कोई डाटाबेस निकाल ले, कोई LMS की डिटेल निकाल लेता है, पासवर्ड निकाल लेता है, तो वो भी एक हार्मफुल एक्ट होता है, हार्मफुल, आपके लिए नुकसानदेह। तो जहाँ पर डाटाबेस के एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये अप्रोच एक होती है कंट्रोलिंग द डाटाबेस अब्यूज इन पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का ओपिनियन लेके देखा जाएगा कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कंसीडर होती है अब्यूज़ में, कौन सी नहीं हो रही। वो यूज़र जो है वो आपको लीगल एक्शन के लिए अप्रोच करता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन फ़लाँ फ़लाँ वेबसाइट में मैंने दी थी वो लीक हो गई है। तो इस तरह जो है वो हर वेबसाइट को जो है वो इस तरह डिफरेंट किस्म के लॉज जो हैं वो बने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेट के लॉज हैं, हर कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं इसमें डेटाबेस के ऊपर। तो आप इसको पढ़िए डिटेल में, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कुछ, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो कॉन्सेप्ट समझने वाला इसमें कोई नहीं है। इसमें सिर्फ वो बातें हैं कि जो आपको MCQ से पूछी जा सकती, कोई डेट्स होंगी या लॉज होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा डेटाबेस का सेक्शन मुकम्मल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है मॉडर्न वर्ल्ड में। आजकल हर जगह AI ही यूज़ हो रही है। तो उसमें आए देख लेते हैं, रोबोट होता है वो भी AI का एक है, उसमें AI यूज़ हुई होती है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार जो खुद ही से ड्राइव हो, खुद ही से चले। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट हेल्पिंग द पेशेंट, जैसे नर्स होती हैं हेल्प करने के लिए, उसी तरह मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट रिपोर्ट, आप रिसेप्शन पे कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिसेप्शन पे आपको डील करने के लिए होती हैं, उसकी जगह या वेटर हो गए, इस तरह की एग्जांपल। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल है, रोबोट ड्रॉज द ब्लड,
आप जब जाते हैं किसी जगह अपना ब्लड टेस्ट कराने, वहाँ पर इंसान सिरिंज के ज़रिए निकालते हैं, लेकिन अब रोबोट बनाए जा रहे हैं जिससे जो आपका ब्लड निकाल के टेस्ट करके उसी वक्त बता देंगे कि क्या आपको टेस्ट का रिजल्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इंटेलिजेंस एजेंट की टर्म बोली जाती है कि डिवाइस द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, स्टिमुलाई यानी आप ह्यूमन जो है ना, हम ह्यूमन आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, उस चीज़ को जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम एक कंप्यूटर में डिवाइस में ऐसा इंटेलिजेंट बना दें उसको, जिस डिवाइस को इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाए कि वो देख सके, सुन सके और उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके खुद से बोल सके या खुद से डिकोड करके उसको खुद से कुछ कोई चीज़ कर सके। जैसे हम ह्यूमन जो है वो एक लाइन को पढ़ के हम उसका मतलब बता सकते हैं अगर हमें वो लैंग्वेज आती है। इसी तरह वो लैंग्वेज को सीखे और उस लैंग्वेज को जो है आगे करे, वो एक एजेंट कहलाता है। किसी भी चीज़ को आप इसमें दो तरह की लर्निंग होती है। ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ये पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर आपने ये प्रोसीजनल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोसीजनल नॉलेज का बता दूँ कि वो हाउ कि कैसे करना है। यूजली इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस बाय विच एन एजेंट लर्न अप्रोप्रिएट एक्शन बाय बीइंग पनिश फॉर पुअर एक्शन एंड रिवार्डेड फॉर गुड वन। यानी उसमें ट्रायल एंड एरर, कोई चीज़ करेगा, गलती करेगा, वो सीखेगा कि ये गलत है, वो क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या गलत है और कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे करना है। प्रोसीजरल लर्निंग के प्रोसीजर के साथ चलें। डिक्लेरेटिव लर्निंग क्या होती है? यूजली टेक अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिंग और आल्टरिंग द फैक्ट इन एन एजेंट स्टोर ऑफ नॉलेज। यानी जो उसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टोर कर दिया हुआ है, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेटिव का मतलब है डिक्लेयर कर दिया, उसको दे दिया नॉलेज, उसको बता दिया उसके अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो उसी को सोच के उसी में रहेगा। यहाँ पे नॉन आई बेस्ड नॉर्मल जो आपके कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हैं जो नॉर्मल हैं, तो इतने स्मार्ट नहीं होते, वो नॉर्मली डिक्लेरेटिव लर्निंग भी होते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं वो सारी प्रोसीजनल नॉलेज पे ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। इसकी आप एग्जांपल यहाँ से रीड करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है, आपको इसके डेप्थ में जाने की बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल है जस्ट सिंपल वो 8 पजल इन सॉल्व कन्फिगरेशन। ये ऑटोमेटिकली खुद ही पजल जैसे वो होता नहीं क्या, पीस जोड़ के वो आगे पीछे किए होते हैं, तो ये उसे कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह उसको सॉर्ट करना है। ये अनसॉर्ट किया होगा वो जो पज़ल वाली मशीन अगले पेज पे दिखाई हुई है, ये उसको जो भी पज़ल होगा उसको इमेज दिखाया जाएगा कैमरे के थ्रू कि ये इमेज है। वो कैमरा देखेगा और फिर उसका जो है वो पज़ल को सॉल्व कर देगा। रिसर्च मैथोलॉजीज। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आती है कि इसके अंदर रिसर्च क्या हो रही है। इसमें आजकल जो मॉडर्न जो चीज़ें हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लिंग्विस्टिक पे काम हो रहा है, या इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम हो रहा है, या वीडियो रिकग्निशन पे काम हो रहा है कि आपका जो भी आप इंग्लिश में लिखो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। पहले वो जस्ट उस चीज़ को पढ़ता था सिमेंटिक के तौर पे और उसका मतलब निकाल के देता था, लेकिन वो खुद नहीं मतलब समझता था। वो आपको दिखा हेल्पफुल मटेरियल दे देता था, गूगल पे आप सर्च करते थे वो आपको दे देता था कि इन वेबसाइट पे इस तरह का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो आपको एक्यूरेटली वो चीज़ समझ नहीं पाता था कि उसका असल में मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट आगे अभी आ रहा है आपको ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर, मैं आपको समझाता हूँ। ट्यूरिंग टेस्ट 1950 में एक टेस्ट किया था। एक कमरे में उसने डॉक्टर को बिठाया, एक कंप्यूटर में कंप्यूटर को प्रोग्राम किया वो एज ए डॉक्टर। दोनों से सेम क्वेश्चन किए उसने, कि वही क्वेश्चन उसने एक से किए, कंप्यूटर से किए, वही क्वेश्चन उसने ह्यूमन से किए। उसने जब डबल क्रॉस करने की कोशिश की, कोई क्वेश्चन आगे वाला पहले वाला पूछने की कोशिश की, तो कंप्यूटर फेल हो गया। उसने इस चीज़ को आंसर जल्दी देता था ह्यूमन से, क्योंकि कंप्यूटर इज़ मोर एफिशिएंट। लेकिन
वो फिर भी जो है वो एक इंटेलिजेंस तो उसकी एक लेवल तक ही जा सकती है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच तो नहीं कर सकता। अभी भी अगर मॉडर्न एआई को देखें, वो मॉडर्न एआई बे बेशक वो रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल आती है, लेकिन फिर भी 100% करेक्ट एआई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती जो ह्यूमन माइंड दे सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950 एज अ बेंचमार्क इन मेजरिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये इसकी एग्जांपल लिखी है। ये एक लाइन पढ़ लें। मोर रिसेंट एग्जांपल ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट सक्सेसेस इंक्लूड इंटरनेट वायरस दैट कैरी ऑन इंटेलिजेंट डायलॉग विद अ ह्यूमन विक्टिम इन ऑर्डर टू ट्रिक अ ह्यूमन इनटू ड्रॉपिंग हिज और हर मालवेयर गार्ड। यानी आपका आजकल मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये लगेगा ये कोई वेबसाइट या कोई वो चल रहा है सर्वे, लेकिन वो बेसिकली आपका जो है वो मालवेयर वायरस ही आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और वो आपको जो है वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि उसको पता होगा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन से क्या पूछना है। यानी ये यूज़र है, कंप्यूटर यूज़र है, उससे क्या पूछना है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द इमेज। ठीक है, आजकल मॉडर्न एआई के अंदर ये काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले इमेज को वो रीड कराने के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स पहले यूज़ हुई हैं अर्ली एजिस के अंदर, लेकिन कंप्यूटर वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इमेजेस। उसको इमेज की समझ नहीं आती थी, वो नहीं पढ़ पाता था। उसको पिक्सल वाइज पढ़ाने की कोशिश की गई। इज अ मैन मेथड यूज इन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के थ्रू रीड करने की कोशिश की गई। करेक्टर रिकग्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन मैचिंग द ज्योमेट्रिक करेक्टर रेदर देन एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ सिंबल। ये भी एक टेक्निक यूज़ की गई, लेकिन फिर भी इमेज प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस नहीं हो सका। उसका डिफरेंस पढ़ लें कि इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। विच रेफर टू आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। इमेज के जो करेक्टरिस्टिक जो स्क्रीन पे है वो क्या है। इमेज एनालिसिस विच रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज करेक्टरिस्टिक मीन। इमेज प्रोसेसिंग ये है कि वो पता करें कि करेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज के ऊपर क्या बना है, किसी की तस्वीर बनी है, कोई ह्यूमन है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई एनिमल है। इमेज एनालिसिस है कि उसका मतलब पता करेंगे वो कौन सा एनिमल है, ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये इमेज का एनालिसिस होता है। दो चीज़ें, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि इमेज एनालिसिस वर्सेस इमेज प्रोसेसिंग बताएं कि क्या डिफरेंस है उनका। मेन एक मेजर ये डिफरेंस है। अच्छा, आइए हम आगे चलते हैं जी। इमेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसका मैं आपको ओवरऑल टॉपिक समझाता हूँ कि पहले ये था कि हाई लेवल लैंग्वेज से आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे कंपाइलर के ज़रिए। तो साइंटिस्ट जो डेवलपर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्हें ये लगा था कि अब हम अगर तो हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ है, जावा है, C# है, उससे हम मशीन लैंग्वेज यानी 0 1 में पहले मशीन इंस्ट्रक्शन, उससे मशीन लैंग्वेज में हम इजीली कन्वर्ट करने में कंपाइलर के थ्रू साइंटिस्ट कर गए थे आराम से। उन्होंने यही समझा था कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना भी बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल साबित हुआ। कंप्यूटरों को कोई लैंग्वेज सिखाना, इंग्लिश, जर्मन, लैटिन, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, वो बहुत मुश्किल था। लेकिन यूजिंग एआई अब ये भी पॉसिबल हो चुका है कि कंप्यूटर को अगर हम लैंग्वेज देते हैं, कोई वर्ड देते हैं, डू यू नो व्हाट इज इट टाइम, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, वॉइस रिकग्नाइजेशन है कि आप बोल के उसको बोलते हो कि मैं ये फ़लाँ काम कर दो। इसे एंड्रॉयड मोबाइल पे आप करते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन पे आप वॉइस मैसेज उसको गूगल को या किसी को बोल के कहते हैं कि ये काम कर दो, वो उसको समझ आता है, वो अंडरस्टैंड करता है। वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगा है यूजिंग एआई। तो इसमें दो तरह के होते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस और सिंथेटिक एनालिसिस। सिंथेटिक एनालिसिस होता है हुज मेजर कंपोनेंट इज पैरासेंट, इट इज हेयर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यानी आप उसके सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, उसको अंडरस्टैंड करो। सिमेंटिक और सिंथेटिक हमने पहले भी पढ़ा था। और सिमेंटिक होता है
In contrast to parsing the process which merely identify the grammatical role of each word, semantic analysis is charged with the task of identifying the semantic role of each word in the statement. Semantic analysis seeks to identify such thing as an action described, the agent of action, and the object of action. यानी ये चीज़ ये है कि वो जो एक्शन हो रहा होगा ना उसको एक्सप्लेन करेगा. अंडरलाइन मीनिंग, सिंटैक्स, यानी पूरी वो होल इन द होल को अंडरस्टैंड करता है कि ये इसका सिंटैक्स है, ऐसे लिखा जाएगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जैसे वो सिंटैक्स पढ़ता है उसको पता होता है कि सी आउट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है, सी इन इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है. स्क्रीन पे C++ में यूज़ होता है. तो उसको वो सिंटैक्स को पढ़ के वो बता देगा कि ये जो वर्ड है ये कीवर्ड लैंग्वेज का है और इसका ये मतलब है. सिमेंटिक उसके अंडरलाइन मीनिंग, यानी उसने क्या चीज़ आउटपुट करनी है. ठीक है, उसका मीनिंग समझने के बजाय वो क्या चीज़ आउटपुट करनी है वो बताएगा कि आप उस ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवा रहे हैं. कोई फंक्शन है उससे हम कोई आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो सिमेंटिक उसका ये होगा कि वो उसका अंडरलाइन जो आउटपुट आएगा वो बताएगा. तो अब यहाँ पर लैंग्वेज में हम सिमेंटिक एनालिसिस ये कर रहे हैं कि वो क्या समझ पाता है. इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, उसको समझे पहले. इट इज़ द लेवल दैट द कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रॉड इनटू अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस. अब उसके अंदर वो लैंग्वेज को उसको लैंग्वेज नहीं आती, सिमेंटिक और सिंथेटिक एनालिसिस का होगा तो उसको सिर्फ रूल्स पता है और चीज़ें पता है. उससे वो आपको सर्च करता है, जैसे मैंने ऊपर गूगल की सर्च की मिसाल दी थी, वो उससे रिलेटेड चीज़ें ला देता है. वो उसको अंडरस्टैंड करके आपको बता नहीं सकता. लेकिन कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस के अंदर अब मॉडर्न एआई को यूज़ करते हुए वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगा है. आप उससे कोई चीज़ सवाल करते हो एआई मॉडर्न यूज़ करके, आपको वो उसका उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है. उसको लैंग्वेजेस ज़्यादातर उसने लर्न करना शुरू कर दी हैं. और ये प्रोसीजनल लर्निंग में मैंने ऊपर बताया था कि प्रोसीजनल लर्निंग में आता है कि वो स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है. आप उससे कोई चीज़ पूछोगे वो आपको हो सकता है गलत बताओ, आप उसको कहो कि ये गलत है ऐसे सही है. नेक्स्ट टाइम आप उससे जब भी वो चीज़ पूछोगे या उससे रिलेटेड वो चीज़ पूछोगे तो उसको पता है कि इसका मतलब ये है ये नहीं है, वो आपको करेक्ट बताएगा. इसी तरह एआई मॉडर्न काम करता है इसी इसी टेक्निक के ऊपर बेस करते हुए. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. उसका भी ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ. इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल होता है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके ला के आपको स्क्रीन पे दिखाना कि ये जी इन्फॉर्मेशन आपने सर्च किया है कि पाकिस्तान का कितने वो है, पाकिस्तान में सूबे कितने हैं, वो आपको ला के दिखा देगा. अगर आपने पूछोगे कि हर पाकिस्तान के सूबे में किस में इसमें आगे कोई आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो जो बेसिकली जो है उस किसी आर्टिकल के अंदर से पाकिस्तान से रिलेटेड उसके अंदर से डिटेल ला के दिखाओगे उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. वो जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव की गई है उसके अंदर से जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको निकाल के दिखाना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन होती है. उस डाटे के अंदर से आपने डाटा निकालना. ठीक है. अच्छा, अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो एआई का ख़त्म हो जाता है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीएस का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है. सीएस का ओवरऑल हर चीज़ में इम्पैक्ट अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ये कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है. इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, इंक्रीज द एक्सेस टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट के ज़रिए एजुकेशन आसान हो गई है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी लोगों की. इंक्रीज द प्रोडक्टिव पीपल एज नाउ देयर मैनुअल वर्क हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. मैनुअल वर्क जो है वो कम हो गया, ज़्यादा ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है. एक्सपोनेंट बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, आप ईमेल या मैसेज के थ्रू जल्दी से आप जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हो लोगों को. इसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पीपल आर वर्किंग इन सिटिंग पोजीशन एंड थस हैव मोर चांसेस टू डेवलप ओबेसिटी. लोग एक जगह बैठकर ही काम करते हैं कंप्यूटर के सामने तो इस वजह से वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट मटेरियल बाय इंटरनेट. इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जो यानी सही मटेरियल नहीं है आपको नहीं देखना चाहिए. वायलेंस का या ऐसा कि वो आप 18+ रेटेड कंटेंट है जो आप यंग एज के बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए. इंटरनेट पे आसानी से मिल रहा है. इंक्रीज क्राइम एंड एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन. इससे जराइम बढ़े हैं और प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो रही है. हैकिंग बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफ़र मनी टू योर अकाउंट है. बैंक अकाउंट आपके हैक हो रहे हैं और उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं.
पीपल आर नाउ ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। दे इवन ट्राई टू कैच द पीपल ऑनलाइन इवन इफ द पर्सन इज सिटिंग नियर टू देम जोग्राफिकली। ये ये भी एक बहुत बड़ी आजकल ड्रॉबैक है। अगर लोग किसी को तलाश करना हो तो वो इंटरनेट पे तलाश करेंगे कि यार इसकी फेसबुक आईडी निकाल लेते हैं, इसकी इंस्टाग्राम आईडी निकाल लेते हैं। बंदे को जोग्राफिकली जानते भी हैं कि फलां बंदा यहाँ रहता है। दिस हैज डिक्रीज द सोशल इंटरेक्शन एज वेल। अब इससे सोशली कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है कि लोग आपस में मिलते जुलते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते। अब बात करनी होगी चलो जी मैसेज कर लिया किसी को, फिजिकली जाके नहीं मिलते। तो ये सोशल के सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है? अब पॉजिटिव क्या है? इजी टू एक्सेस ऑनलाइन हेल्थ सेंटर को आप अपने मोबाइल पे कोई ऐप कर लेते हो, आराम से एक्सेस कर लेते हो। वी कैन टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। रिसीव रिपोर्ट बाय ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिपोर्ट मिल जाती है मेडिकल। हॉस्पिटल कैन बी मैनेज मोर एफिशिएंटली। हॉस्पिटल को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू। ऑनलाइन हेल्थ टिप्स एंड इश्यूज आर अवेलेबल। वेबसाइट पे आप गूगल कर लो कि आपको बीमारी हुई है तो आप गूगल कर लेते हो। हेल्थ न्यूज़ कैन बी व्यूड ऑनलाइन। हर तरह की जो खबर है, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसका पता चल जाता था कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो आसानी से मिल जाती हैं। अब जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप कंप्यूटर रिस्ट, आप बहुत ज़्यादा टाइप करते हो, आपकी उंगलियां कमज़ोर होती हैं, आपके हाथ कमज़ोर हो रहे हैं, आई साइड कमज़ोर हो रही है, आप ज़्यादा देर तक कंप्यूटर को देखते रहते हो। हीयरिंग, आपके जो कानों का मसला है वो होता जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर का म्यूज़िक जो वो हाई लेवल पे इंक्रीज़ होती जा रही है, उसके डेसिबल इंक्रीज़ होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते तो वो आपके कानों का अफेक्ट करते हैं। सोशल आइसोलेशन, आप सोशली आइसोलेट होते जा रहे हो। कम्युनिकेशन इशू आ रहे, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे। पोस्चर कुड बी लीड बोन्स इशू, आप एक जगह बैठ के गर्दन के थ्रू आप सामने देख रहे होते हैं तो इससे आपके गर्दन में पोस्चर में इशू आता है। रेडिएशन डैमेज हो रही हैं, आपके दिमाग जो है वो डैमेज हो रहा है। इट इज़ बेटर टू पुट ऑफ ऑल द सच डिजिटल डिवाइसेज स्पेशली मोबाइल फ़ोन, और इतने really necessary to use mobile phone as an alarm then turn on the airplane mode in your phone। वो आपको एक बता रहा है कि अगर आपको आप अपने मोबाइल फ़ोन को साथ रख के सो जाते हैं अलार्म लगा के, तो वो आपके दिमाग को कॉन्स्टेंटली उसकी रेज जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एयरप्लेन मोड के ऊपर लगा के उस पर अगर यूज़ भी करना है एज अलार्म तो उसको इस तरह यूज़ करें ताकि आपको इम्पैक्ट कम से कम हो। अच्छा, सी एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया है? पहले तो पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। पेपरलेस ऑनलाइन रीडिंग एंड पब्लिशिंग, आप ऑनलाइन ही पढ़ लेते, पेपर पे प्रिंट नहीं कराना पड़ता। जैसे वर्ड के अंदर आप फाइल में आप कोई भी चीज़ आपको एक्सेस मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है आपको। अमेरिकन यूज़ अबाउट 680 पाउंड ऑफ पेपर पर पर्सन पर ईयर। इतना पेपर यूज़ होता था 680 पाउंड पर, वो रिड्यूस हो गया। दिस अमाउंट टू अबाउट 85 मिलियन टन ऑफ पेपर और 2 बिलियन ट्रीज़। अब 2 बिलियन ट्रीज़ से इतना पेपर बनता है, 85 मिलियन टन ऑफ पेपर। द एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड थ्रो अवे 13,000 पीस ऑफ पेपर अराउंड 1 बिलियन ट्रीज इन टोटल इन यूएसए। ये तो आप अमेरिका का बता रहे हैं। ड्यू टू द यूजेज ऑफ कंप्यूटर द अबव वेस्ट ऑफ ट्रीज मिनिमाइज द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ड्यू टू द यूज़र कंप्यूटर अब यहाँ पर वैसे तो कोर्स में पाकिस्तान की एग्जांपल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अमेरिका की एक एग्जांपल दे दी है। बहरहाल ये आप इसको पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ। इन ऑफिस पीपल प्रिंट अननेसेसरी। अब लोगों के पास जब प्रिंटर प्रिंट करने के लिए उनको गलती से मिल नहीं गया पाकिस्तान कौम को, तो वो अब प्रिंट ऐसे ही प्रिंट कर जाते हैं बिला वजह। हाँ, कि प्रिंट करने के लिए कुछ है नहीं ना। कंप्यूटर आर मेड फ्रॉम हैवी मेटल्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मेटल यूज़ करते हैं। थ्रो अवे वाटर कम्बिनेशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इससे निकलती है कंप्यूटर से। ई वेस्ट इज सेंट टू डेवलपिंग कंट्री वेयर पीपल एक्सट्रैक्ट मटेरियल फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दे एक्सट्रैक्ट देम बाय बर्निंग, बर्न करते हैं उससे तो ज़्यादा वो हैज़र्ड्स और वो फ़िज़ा जो है वो आपकी आलूदा हो रही है। पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट गेन डिजीज़ सच एज स्किन कैंसर, ब्रेन डैमेज, लंग कैंसर और किडनी डिजीज़ हो रही हैं इसकी वजह से। यूजेज ऑफ एनर्जी हैज़ आल्सो इंक्रीज विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। एनर्जी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। बिजली जो लग रही होती है ना, कंप्यूटर चल रहा है तो बिजली लग रही है आपकी, उससे आपका जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपका बिल में इजाफा होगा, आपकी एनर्जी जो है वो
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लग रही है, और आपका वैसे ओवरऑल आपको एसी को रखने के लिए इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह भी बनता है कि अगर कंप्यूटर 5-6 कंप्यूटर पड़े हुए हैं या 10-15 पड़े हैं, आप कंप्यूटर अपनी लैब में ही देखते होंगे, उसके लिए वहाँ पर एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। वो जाहिर सी बात है, उसमें भी कंज्यूम हो रही है एनर्जी, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डबल डबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एथिकल इश्यूज। अब काफ़ी सारे इसके अंदर एथिकल इश्यूज डेवलप आर रिलेटेड टू मॉरल प्रिंसिपल और द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज, यानी आपके कुछ मॉरल इश्यूज भी आ गए, जैसे प्राइवेसी। आपकी चीज़ें जो हैं वो लीक होना शुरू हो गई इंटरनेट के ऊपर। प्राइवेसी उतनी नहीं होती जितनी हम उसको समझते हैं डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर, कि प्राइवेसी है, आपकी चीज़ें लीक हो जाती हैं, हैक होकर लीक हो सकती है, वैसे लीक हो सकती हैं। उसके बाद डिजिटल ओनरशिप। आप इंटरनेट के ऊपर समझते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये वेबसाइट या ये चीज़ है, ये मेरी ओनरशिप है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता कॉपी करना। इंटरनेट पर कोई कॉपी करके दूसरा बंदा डाल दे, किसी और कंट्री में बैठा है, वो आपकी कोई कंटेंट कॉपी करके डाल दे, आप उसके खिलाफ इलीगल एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कंट्री के लॉ हो सकता है वो अप्लाई ना होते हैं। यहाँ आपके कंट्री के लॉ जो है वो पाकिस्तान में जैसे वो लॉज हैं तो सही, लेकिन पता नहीं अप्लाई होते कि नहीं, लेकिन लॉज रूल मौजूद हैं इसके। डिजिटल आप किसी को कर सकते हो स्यू, लेकिन यहाँ पर इजी होता है, आप किसी का कोई भी कंटेंट कॉपी करके कर दो, आप लोग यूज़ कर लेते हैं इस तरह इंफॉर्मेशन। तो डिजिटल ओनरशिप कोई डिफाइन नहीं होती कि किसके पास है। डाटा गैदरिंग। On some level, everyone know that their online lives are monitored. The United States have been passed allowing the government to actively monitor the private citizen in the name of national security. डाटा गैदरिंग के इन आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपका डाटा गैदर करती है थ्रू आईएसपी, थ्रू इंटरनेट। वो एवरीथिंग देख सकती है जो आप कर रहे हो। तो वो ये गवर्नमेंट के पास डाटा आपका जा रहा होता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है इन द एंड। तो ये थोड़ा सा एथिकल जो है वो इसका ड्रॉबैक है। सी एफ सोशल सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी। क्या होती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना हो रही हो, जहां आप शेयर कर रहे हो वहीं हो रही है, किसी और के साथ ना शेयर हो रही हो। फिर चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट है, गिव द पेरेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आर कलेक्टिंग फ्रॉम देयर किड्स कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर। बच्चे जो हैं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट पे। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर द पेशेंट कॉन्फिडेंशियल, यानी जो आप हॉस्पिटल में आपका जो डाटा है वो सेफ एंड सिक्योर है, ये ना हो लीक हो रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑन द वायर ट्रैप टू इंक्लूड द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो इधर उधर ना हो रहा हो, लीक ना हो रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर जो आपकी फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके बारे में। वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आप कोई वीडियो अपलोड करते हो या कोई आप अपने यानी वो आप ऐसी वीडियो होती है जैसे अपनी शादी ब्याह की कोई वीडियो अपलोड होती हैं, या अपनी कोई पर्सनल तस्वीरें जो आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते वो आप करते हो, तो उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर ग्रैमी लीज बिली एक्ट मैंडेट्स हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मस्ट डील विद द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल की, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपकी जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोटेक्ट करें। ये चीज़ें भी उसके अंदर इम्पैक्ट में ही आती हैं। कि सी एस का इम्पैक्ट जब पड़ा तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो टिपिकली प्रोवाइड यूज़र विद द राइट टू वन और मोर कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग द कॉपी। इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर का होता है। ये पहले भी पीछे टॉपिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर में पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं नीचे ले गया था कि आप सॉफ्टवेयर किसी कंपनी से परचेज़ करते हो जो कि पेड हो। फ्री सॉफ्टवेयर तो वो होता है ना जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कहीं से भी डाउनलोड करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो 30 डेज़ के लिए। उन्होंने वो लिमिटेशंस अप्लाई की होती हैं कि इतने दिन के लिए चलेगा, उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा, पेड लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। कुछ होते हैं वो कहते हैं पेड ही होगा, आप उसको लें, हम पैसे दें और हम आपको अलाउ कर देते हैं कि 3 जगह 3 यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं। वो की आपको दे देते हैं प्रोडक्ट की, आप उसे 3 यूज़र यूज़ कर लेते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे
तो वो आपको यहाँ करना ही नहीं देगा। अगर आप किसी तरह क्रैक करके कर लेंगे तो वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन कर सकता है। ठीक है, इसे कॉपीराइट कहते हैं बेसिकली। जो क्रैक कर लेते हैं ना लोग के सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लिया, वो इस के अंदर ही आता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस को क्रैक करते हैं बेसिकली। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आप कर क्या सकते हो, किस किस चीज़ पे एक्ट कर सकते हो, तो आपके राइट्स क्या हैं। सबसे पहले आपके पास पटिशन डालने की राइट है कि आप पटिशन किसको डाल सकते हैं, लेकिन आपने पहले सोच के डालना है। पटिशन पोजीशन इज डिस्ट्रॉयड बाय पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ आइडिया बिफोर अ पटिशन application is filed, expected for short grace period in US. Legally monopoly lasting 20 years, granting in exchange for description, innovation, and paying fee to the petition office. अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लॉज हैं। ये यूएस का लिखा हुआ है ना। आप पटिशन यही होती है कि आप किसी के ख़िलाफ़ ऑनलाइन डालो कि भाई इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ये मेरे वायलेट किया। इसके बाद कॉपीराइट का वही है कि आपने अगर कोई कॉपीराइट अप्लाई टू लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी चीज़ पे भी हो सकता है कॉपीराइट, आपके डाटा पे हो सकता है। लेकिन आपने कब हो सकता है, वो आपके कंट्री के लॉ के मुताबिक है। डेटाबेस राइट, यूरोपियन राइट ओनली मैक्सिमम 15 ईयर ड्यूरेशन है। इसी तरह डेटाबेस राइट है आपका कॉपीराइट के थ्रू के कि आपका डाटा कहीं लॉस्ट हो जाता है, कि हैक हो जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट कर सकते हो। डिज़ाइन राइट, अगर आपने कोई डिज़ाइन किया है किस चीज़ को, आपका डिज़ाइन था, लाइक गाड़ी का डिज़ाइन है, मोबाइल का डिज़ाइन है, अगर कोई और दूसरा बंदा कॉपी करता है तो आप उसके अगेंस्ट कर सकते हो। ट्रेडमार्क, लोगो जो होता है आपकी कंपनी का लोगो है, अगर वो कोई चोरी करना चाहे या चोरी कर ले तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। आपका आईडी कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो नॉन डिस्क्लोजर होता है, वो कोई किसी और के पास नहीं होना चाहिए, वो आपके पास ही होना चाहिए सिर्फ। तो वो उसका लॉस्ट हो जाना, उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होना, ये एक टेबल उन्होंने बना के दिया हुआ है जिसमें आपको सारी उसकी डिटेल दी हुई है, कौन सा कब हो सकता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बेहतर है, आप एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद कर सकते हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर प्रोवाइड अ मीन by which individual and initiative are able institutions are able to protect their creative output from imitators. आईपीआर इसलिए बनाया था कि जो इंडिविजुअल या किसी चीज़ के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर कोई किसी ने कर लिया है तो वो अपने राइट्स के लिए बात कर सके। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी एंड आईपीएस is incredibly important aspect of university and business life. Now more than ever, IP is recognized as a tradable commodity. लेकिन अब वो ये आगे भी बात कह रहा है कि यूनिवर्सिटी और के लिए बिजनेस का आय के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन IP इज रिकॉग्नाइज ट्रेडेबल। आजकल जो है मोबाइल कंपनीज है, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ मोबाइल कंपनी की, कि वो बनाते हैं मोबाइल। अब उस तरह के पता नहीं मार्केट में डिफरेंट कंपनी ने कितने कितने मोबाइल दे दिए हमें, एक तरह के डिज़ाइन के कितने मोबाइल आ चुके हैं। तो वो अब इंटरचेंजेबल कमोडिटी हो गई, या वो हर चीज़ के ऊपर लोग एक्ट नहीं करते कि चलो ठीक है यार, कोई मार्केट में बिज़नेस कर रहा है, हम भी मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं, हम थोड़ी अच्छी चीज़ बना लेंगे। हो सकता है वो दूसरा कह रहा हो कि मैं अच्छी चीज़ बना लूँगा, तो वो इतना अफेक्ट नहीं होता। रिसेंट पास्ट में इसमें बहुत ज़्यादा केस चलते रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, मैकिन्टोश के, बड़ी कंपनीज़ के अभी भी चलते हैं, इस वक्त भी चलते हैं, कि वो केस कर देते हैं दूसरी कंपनीज़ पे कि यार ये हमसे डिज़ाइन इसने कॉपी किया हुआ है। आप इसको इंटरनेट पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो सर्च कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है वीक नंबर 12 मुकम्मल हो गया है। ये अभी CS इम्पैक्ट वीक नंबर 13 में कंटिन्यू होगा नेक्स्ट मीडिया में। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला आ रहा हो तो नीचे लिंक कमेंट करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा नंबर मौजूद है, आप उसमें मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और रिगार्डिंग किसी और सब्जेक्ट के भी आपको हेल्प चाहिए हो, या कोई क्विज़ चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, GDP चाहिए, कोई बात समझ नहीं आ रही यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 163 से लेके 181 तक वीक नंबर 12 मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।